नेहा एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसे बरसात से बेहद ज्यादा प्यार होता है और अपने इमेजिनेशन वाले लाइफ पार्टनर के लिए भी उसके मन में बहुत सारे सपने होते हैं। वो एक कॉलेज में पढ़ती है। ये साल कॉलेज में उसका लास्ट ईयर है। ऐसे ही एक दिन जब वो कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड रिया उसे बोलती है, आ गई मैडम, चल क्लास में चलते हैं। वैसे नेहा, तुझसे एक बात पूछूं? देख रिया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछेगी हर बार की तरह। अरे यार, जब तू जानती है क्यों इतना तैयार होकर कॉलेज में आती है। ये हमारा लास्ट ईयर है इस कॉलेज में और तुझे देखकर मुझे लगता है कि ना जाने तेरी जिंदगी में प्यार कब आएगा। अभी तक तो तू सिंगल ही है और बातें तू लव मैरिज की करती है। अरे यार देख, जो ढूंढना पड़े वो प्यार थोड़ी होता है। जिसके नसीब में प्यार होता है ना, वो खुद चलकर आ जाता है। और अगर मेरे नसीब में प्यार होगा तो एक दिन खुद चलकर मेरे पास आ ही जाएगा। देख लियो, कहीं तेरे प्यार को चलकर आने में देरी ना हो जाए और इतने में तेरे मम्मी पापा तेरी शादी करा दे। अरे ये क्या बोल रही है? तुझे पता है ना कि मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी है। मैं लव मैरिज ही करना चाहती हूँ यार। इसके लिए मैं एक ऐसा इंसान चाहती हूँ जिसके साथ मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूँ। उसके साथ बारिश में नाचूं, डांस करूँ और भी बहुत कुछ। समझिए? हाँ समझ गई, लेकिन इसके लिए भी तो पहले प्यार करना होगा ना। इस तरह वो दोनों कॉलेज की क्लास में चली जाती हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। जिसके कुछ ही देर बाद कॉलेज खत्म हो जाता है और नेहा अपने घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ उसे बोलती है, आ गई मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। इस तरह कुछ ही देर में सरला अपनी बेटी के लिए चाय बना के लाती है और नेहा चाय पी लेती है। जिसके बाद सरला उसे पूछती है, तो कैसी रही आज मेरी बिटिया की कॉलेज की क्लास? पढ़ाई अच्छी तो चल रही है ना? हाँ माँ, आप तो जानती हो ना कि आपकी बेटी कितने मन से पढ़ती है। और वैसे भी ये मेरा आखिरी साल है, उसके बाद मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा। अच्छा माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। नेहा अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की बूंदें देख वो खुश होकर अपने घर की छत पर जाकर नाचते हुए और गाते हुए कहती है, मैं नाचूं आज छम छम छम। हाय, इस बारिश की बूंदों ने तो मेरा मन खुशी से ही भर दिया। ना जाने किस दिन आखिर वो मेरा सपना पूरा होगा। कब मैं बारिश में अपने उस लाइफ पार्टनर के साथ नाचूंगी जिससे मैं प्यार करने लगूंगी। इसी तरह वक्त बीतता है और नेहा का कॉलेज पूरा हो जाता है। और कुछ वक्त बीतने के बाद एक दिन उसके पिता अशोक सरला से बोलते हैं, अरे ओ नेहा की माँ, सुनती हो? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए ना, क्या बात करनी है आपको? अब हमारी नेहा बड़ी हो चुकी है और इसलिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है इसके लिए। क्या कहती हो फिर आखिर तुम? अरे तो इसमें कहना क्या है, अब तो उसका कॉलेज भी पूरा हो गया है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है नेहा के हाथ पीले करने का। इस तरह वो दोनों नेहा की शादी की बात करते हैं। जिसके बाद अशोक सरला को लड़के की फोटो दिखाता है और लड़का सरला को बेहद ही पसंद आता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को आवाज लगाती हुई बोलती है, नेहा, अरे ओ नेहा बेटा, जल्दी से यहाँ आ, जरूरी काम है कुछ। अपनी माँ की बात सुन नेहा नीचे आती है, जहाँ उसका पिता लड़की की फोटो लिए खड़ा होता है। और ये देखकर नेहा समझ जाती है कि उसके लिए रिश्ता आया है और वो बोलती है, माँ पापा, अगर आप दोनों मुझसे रिश्ते की बात करने वाले हैं तो फिर आप दोनों ये जान लीजिए कि मैं अरेंज मैरिज किसी भी कीमत पर नहीं करने वाली हूँ। अरे क्यों नहीं करेगी तू? हम तेरा कोई बुरा थोड़ी ना सोचेंगे। अगर तुम्हें अरेंज मैरिज नहीं करनी तो क्या तू किसी से प्यार करती है? तो उसे हमारे सामने लेकर आ। अरे पापा, मुझे अभी तक किसी से प्यार हुआ ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। आप दोनों मुझे वक्त तो दो, क्योंकि शादी में मैं लव मैरिज ही करना चाहती हूँ। देख नेहा, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ बेटी, और प्यार तुझे शादी के बाद भी हो जाएगा। मुझे और तेरी माँ को भी तो शादी के बाद प्यार हुआ था, और अब जब तेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है तब तो मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। बस मैं कल ही इस लड़के और इसके परिवार को तुझे देखने के लिए बुला रहा हूँ। नेहा अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और इस तरह नेहा गुस्से में बिना फोटो देखे वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ ही देर बाद रात होती है और नेहा आधी रात अपने कपड़े पैक करके अपने पापा के कबर्ड से पैसे चोरी करती है और दबे पांव उस घर से भाग जाती है और स्टेशन पहुंचकर एक ट्रेन में बैठ जाती है। जिसके बाद ट्रेन चलना शुरू हो जाती है
और वक्त बीतता है, जिसके बाद नेहा को बहुत जोर से प्यास लगती है तो वो बोलती है। अरे यार, बहुत तेज प्यास लगी है। क्या करूं? इस ट्रेन में पानी वाला भी नहीं आ रहा है। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। देखती हूँ अगले स्टेशन पर, अगर पानी हुआ तो उतर कर पी लूँगी। इस तरह वो अगले स्टेशन पर पानी पीने के लिए उतरती है और पानी पीकर जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसकी ट्रेन जा चुकी थी और वो बोलती है। हे ऊपर वाले, तुझे भी अभी ये सब करना था क्या? अब मैं क्या करूँ? मेरा सामान, मेरे पैसे, सब कुछ ट्रेन में ही रह गया। नेहा ये बोल ही रही होती है कि तभी आसमान में बादलों का रुख अचानक से बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है और इस तरह रात के 2 बजे उस सुनसान स्टेशन की लाइट चली जाती है और स्टेशन पर मानो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और ये देख नेहा काफी घबरा जाती है और बोलती है। ये लाइट्स भी नहीं है और इतनी तेज बारिश भी हो रही है। क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। नेहा ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर दूर एक टेबल पर बैठे अमन पर जाती है और वो भागते हुए वहाँ जाती है और उससे बोलती है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ हाँ, बैठिए ना प्लीज। अमन जैसे ही उसे देखता है तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो अपने मन में बोलता है। बरसात की बूंदें भी फीकी हैं तेरे आगे, ना जाने मेरा मन क्यों तुझे है इस तरह देखता। अमन उसे देख ही रहा होता है कि तभी आसमान में जोरों से बिजली कड़कती है और नेहा बिजली की आवाज से डरकर पास बैठे अमन को हक्कड़ लेती है और बोलती है। मुझे बिजली की आवाज़ से बहुत डर लगता है। मुझे बचाओ प्लीज़। रिलैक्स, आराम से, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह बिजली का कड़कना बंद हो जाता है, जिसके बाद नेहा बोलती है। आई एम रियली सॉरी, मैं डर गई थी इसलिए आपको हक कर लिया। अरे इट्स ओके, लेकिन एक बात बताइए, आधी रात को अंधेरे में, वो भी बरसात के मौसम में, यहाँ क्या कर रही हो आप? मेरी ट्रेन छूट गई, मैं बस पानी पीने उतरी थी। उस ट्रेन में मेरे पैसे और सामान भी रह गए। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं पापा और माँ से बिना बताए भाग कर आई हूँ। वापस कैसे जाऊँगी? भागकर? लेकिन क्यों? तुम घर से भागी ही क्यों? क्योंकि वो लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी करना चाहते थे और मैं उस इंसान से कैसे शादी करूं जिसे मैं जानती तक नहीं हूं। मैं लव मैरिज करना चाहती हूं और अभी तक तो मुझे लव भी नहीं हुआ, तो मैरिज कैसे करूंगी? ओ अच्छा, मैडम को लव करना है, तो कैसा इंसान चाहिए आपको? एक ऐसा हमसफ़र जिसे मेरी परवाह हो, जो बारिश की बूंदों में मेरे साथ नाचे, जो मुझे प्यार करे और मैं उससे प्यार करूं। हम बरसात में साथ गाना गाएं, ये सब है मेरा सपना। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर देर किस बात की? देखिए बारिश भी हो रही है, बूंदे भी गिर रही है, आज तो पूरा मौसम भी इस तरह से है। अमन के बोलने पर नेहा बारिश में खुलकर नाचती है और अमन उसे देखकर अपने मन में एक बार और बोलता है। इश्क का ये मौसम क्या कहानी लेकर आया है, तुझे मेरे पास लाके हम दोनों को भिगाया है। इस तरह उस अंधेरी रात की बरसात में नेहा नाचती है। तभी उसका पैर स्लिप होने ही वाला था कि अमन भागकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है, जिसके बाद वो दोनों प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं और कुछ देर ऐसे ही चलता है, जिसके बाद नेहा अपने मन में बोलती है। ना जाने क्यों लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे अमन से प्यार हो गया है। मेरी तलाश खत्म हो गई। आई लव यू अमन, लेकिन कैसे बताऊं यार इसे? इस तरह दोनों एक छप्पर के नीचे लगी चेयर पर बैठते हैं और कुछ देर शांत बैठने के बाद दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। क्यों ना हम दोनों गाना गाएं? हम दोनों की सोच एक जैसी है, चलो एक गाना गाते हैं। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। इस तरह नेहा और अमन एक दूसरे से अनजान होते हुए भी अंधेरी रात और भारी बरसात में एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं, लेकिन बयां नहीं कर पाते हैं। जिसके कुछ देर बाद ही सुबह हो जाती है और नेहा के पास पैसे ना होने के कारण अमन उसे अपने पैसे से ट्रेन की टिकट लेकर उसे समझाकर उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ अशोक उसे देखकर बोलता है। अरे अमन बेटा, तुम? अंकल जी, आप मुझे कैसे जानते हो? बेटा, तुम्हारे पापा और मैं सालों से अच्छे दोस्त हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम अलग अलग शहर में रह रहे हैं,
अब तुम्हें मैं इसलिए पहचान गया क्योंकि तुम्हारी फोटो मेरे पास है। क्या वो फोटो अमन की थी? दिखाइए। और नेहा को जब ये पता चलता है कि उसका होने वाला पति और कोई नहीं बल्कि अमन खुद था, तो फिर वो फौरन शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों परिवार की मंजूरी से उनकी शादी हो जाती है। और शादी की रात नेहा अमन से बोलती है, अमन, अच्छा हुआ कि उस बरसात की रात तुम मुझे मिले। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं मिलते तो मुझे तुमसे प्यार नहीं होता, और अगर आज हमारी शादी नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं बोल पाती कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू। इस तरह नेहा और अमन शादी की रात अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने शादीशुदा रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। राखी बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर बाजार जा रही होती है। तभी उसकी दादी शीला राखी को टोकते हुए बोलती है, ई कपड़े पहन कहाँ जात है, जिसमें शरीर तो ढक नहीं रहा है, बल्कि ऐसा लगत है कि अपने शरीर की नुमाइश करने जात है। अभी क्या भी जा और कपड़े बदल कर आ। अम्मा जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ आपको, इसलिए आप अपना मुंह बंद रखो। अगर आपको इज्जत चाहिए तो तमीज में रहो, वरना दिक्कत हो सकती है आपको। तू अगर आज के जमाने की लड़की है ना, तो हमारा भी नाम शीला है, शीला। अरे लोगन के कपड़े उतारना और लोगन को कपड़े पहनाना, ये हमसे ज्यादा अच्छे से कौनो नहीं कर सकत। अम्मा जी, आप मेरी दादी हो और इसी बात का लिहाज कर रही हूँ मैं। हटो रास्ते से, मुझे जाना है। राखी अपनी दादी को साइड हटाकर बाजार जा ही रही थी कि तभी शीला राखी के बाल पकड़कर उसे अंदर की ओर खींचती है और उसके बालों में बहुत ज्यादा सरसों का तेल भर देती है। ये देखकर राखी गुस्से में अपनी दादी पर चिल्लाती हुई कहती है, अम्मा जी, ये क्या किया? मैंने इतनी मेहनत से हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाकर कर्ल किए थे और आपने ये सड़ा सा बदबूदार तेल मेरे सर में भर दिया। जिसे तू सड़ा सा तेल बोलत है ना, भूल मत, उसी तेल से हमार घर में खाना बनत है। तो जरा सोच समझ कर बोल कि खाने को खराब बोलत है या तेल को। बहुत हो गया अम्मा जी आपका। अरे आप ओल्ड लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, खुद का ब्लाउज देखा नहीं जाता कि कहाँ जा रहा है, लेकिन लड़कियों के क्रॉप टॉप पर पूरी नजर रखते हैं। हाँ, नजर रखत है तो क्या, तू बोले तो ये कला हम तुमको भी सिखाऊं। अरे लड़कियों की इज्जत तो उनका गहना होता है, लेकिन आजकल के बच्चे वो क्या कहते हैं, क्लब जाने के लिए अपने गहनों को 2 पैसों में भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। अरे तेरे पापा इसलिए कमा रहे हैं कि तू ये सब करे यहाँ। अम्मा जी, आपको नहीं पता तो सुन लीजिए, पापा हमारे लिए कमा रहे हैं ताकि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा कर सके, और इतना भी कुछ बड़ा तो नहीं कर रहे हैं ना पापा हमारे लिए। सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। सड़क पर बैठा बच्चा भी भूखा नहीं सोता क्योंकि उसके माँ बाप भीख मांगते हैं। तो अपने माँ बाप की तुलना भिखारी से करत है। अरे शर्म कर लड़की, शर्म कर। जिस क्लब में जाने के लिए तू हमसे इतनी ज्यादा बहस करत है ना, उस क्लब में जाने लायक तेरे पापा ने ही तुझे बनाया है। आई नो अम्मा जी, काश मैं भी पापा को आपके बारे में ऐसे ही कुछ बोल पाती, लेकिन आपने और दादाजी ने पापा के लिए कुछ किया ही नहीं। पापा आज अपने दम पर यहाँ है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, रुक हम तुझे अभी बताते हैं। शीला इतना बोलकर राखी को अंदर कमरे में बंद कर देती है और बाहर कहीं जाने नहीं देती। राखी चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं मिलता और शीला अपनी कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम को अनुपमा अपने ससुर सुखीलाल के साथ पार्क में टहलने के लिए गई होती है। सुखीलाल अनुपमा से कहता है, बहुरिया, घर के तनाव से दूर आकर इस शांति और शुद्ध हवा में कितना अच्छा लागत है। हाँ ससुर जी, सच में हरी हरी घासों में नंगे पैर चलने का अपना ही मजा होता है। तभी तो बहुरिया, मैं तो कहता हूँ कि तुझे भी हमारे साथ रोज शाम को पार्क आना चाहिए। अरे पूरा दिन तो तू घर में अपना सास और बच्चों की चिकचिक में फंसी रहता है, थोड़ा खुद को भी समय दिया कर। अनुपमा और सुखीलाल पार्क में ऐसे ही बातें करते हुए टहल रहे थे। तभी अनुपमा की नजर नलिन के दोस्त अजय पर जाती है, जो ऋचा का दुपट्टा खींचता है और ऋचा अजय से कहती है, अजय, तुम तो मेरे दोस्त हो, तो तुम यहाँ पार्क में मुझे अकेला देखकर मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो मेरे पापा क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। अभी भी समझ जाओ, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अरे तेरे बाप को जब तक पता चलेगा तब तक तो उसके पास रोने के सिवा कुछ बचेगा ही नहीं। और रही बात तेरी, बहुत घमंड है ना तुझे पता नहीं औरतों का इतना करना ठीक नहीं होता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा गंदे निकलोगे। अरे मैंने तुम्हें हमेशा ही अपना इतना अच्छा दोस्त समझा, और तुम मेरे साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हो। अभी तो कुछ किया भी नहीं है मैंने,
तुम रुको, पहले जब करूँगा ना तब कुछ बोलना। तुम अपने आप को ज्यादा हीरो मत समझो, क्योंकि मैं आज की लड़की हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ आवाज लगाकर सबको बुला लूंगी। इस पार्क में बहुत ही कम लोग आते हैं और जितना बड़ा पार्क है ना, बचे कुछ लोग तक तुम्हारी आवाज भी नहीं जा सकती है। तुम्हारे हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। अजय ऋचा को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये सब होते देखकर सुखीलाल अनुपमा से कहता है, बहुरिया, ये लड़की और लड़का तो नलिन बिटवा के दोस्त है ना, फिर ये लड़का बेचारी बच्ची के साथ ऐसे बदतमीजी करत है। जरा चल तो देखे हम क्या करते हैं ये दोनों। ससुर जी, आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रुकिए, इन्हें तो हम देखते हैं। इतना बोलकर अनुपमा ऋचा के पास जाती है। अजय ऋचा के साथ बदतमीजी कर रहा था। अनुपमा अजय को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और नीचे गिरा हुआ ऋचा का दुपट्टा अनुपमा उठाती है और ऋचा को पकड़ाती है। अनुपमा अजय को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे जा रही थी और वो कहती है, अरे तुम जैसे लोग समाज में रहने लायक ही नहीं हो। जो इंसान औरत की इज्जत करना नहीं जानते, उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन तुम जैसे लोग भूल जात हो कि औरत बस शांत नहीं रहना जानती, बल्कि काली माँ का रूप भी लेना जानत है। अनुपमा आंटी, आप यहाँ आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब तोहरी चोरी पकड़ी गई तो तेरा गुनाह सबके सामने आ गया, तो हम गलत समझ रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर, यहाँ ऐसी घिनौनी हरकत करत है तो अपनी माँ बहन को का शक्ल दिखाएगा घर में जाकर। अनुपमा बिना कुछ सोचे अजय को मारे ही जा रही थी कि तभी ऋचा अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है और अनुपमा को धक्का देती हुई ऋचा बोलती है, आंटी ये क्या कर रही हो? अरे आप जैसी थर्ड क्लास औरतों की यही दिक्कत होती है, जिन्हें कुछ पता नहीं होता लेकिन महान बनने आ जाती हैं। आपको शर्म है या नहीं? बिटिया, ई का बोलत हो, हम तो तेरी ही मदद कर रहे थे। ये दुष्ट तेरे साथ बदतमीजी कर रहा था तो हम इसको सबक सिखा रही थी। तुझे डरने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, आप जैसे लोग होंगे तो हमें क्या ही जरूरत है डरने की। अरे आंटी, अजय मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, वो तो बस हम प्रैंक कर रहे थे। अजय मेरे साथ छेड़छाड़ करता और फिर मैं पुलिस के कपड़ों में सामने आ जाती। अजय का प्रैंक उस पर ही उल्टा पड़ जाता। माफ करना बिटिया, हमको नहीं पता था कि तुम लोग ये सब कर रहे हो। हमको तो लगा कि तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हम बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आ गए। आंटी, अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। आपको ना खुद पर ध्यान देना चाहिए, ना कि समाज पर। अरे समाज आप जैसे लोगों की वजह से ही पीछे है। लड़की के साथ कुछ हो रहा है तो देखते रहो ना, लड़की की लड़ाई वो खुद लड़ लेगी। आप हो कौन बीच में बोलने वाली? और वैसे आप जैसी औरतें जो झंडा लेकर घूमती हैं ना, हमें लड़कियों की रक्षा करनी है, वही औरतें सबसे ज्यादा लड़कियों को दबाती हैं। अजय और ऋचा दोनों अनुपमा को सुनाए जा रहे थे कि तभी पीछे से विक्की कैमरा लेकर आता है और बोलता है, भाई ये वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है। लोग देखेंगे ना तो पागल हो जाएंगे कि एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। का मतलब बिटवा, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होता है? अरे आंटी, बात बहुत ही सिंपल है। हमें आपकी जैसी औरत चाहिए जो भाषण दे सके। और देखो, आपने भाषण दिया, अब हम इस वीडियो को अपनी तरह मॉडिफाई करके आपका कैरेक्टर ऐसा बना देंगे कि आप जैसी औरतें ही लड़कियों को नीचा दिखाती हो। ओ सॉरी अजय विक्की, तुम दोनों को ये लग रहा होगा कि मैंने ये वीडियो बनाई है और इसमें गलती से अनुपमा आंटी आई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आई नहीं है, बल्कि मैं लेकर आई हूँ। बहुत महान बनने का शौक था ना अनुपमा आंटी आपको? अब देखना, इतनी ऊपर पहुँचा दूंगी ना आपको कि ना आसमान मिलेगा और पैरों के नीचे से जमीन भी खींच लूंगी मैं। अनुपमा की तीनों मिलकर बहुत ही खिल्ली उड़ाते हैं। अनुपमा को खुद ही बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो मुंह लटकाकर वहाँ से चली जाती है। अनुपमा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये सब ऋचा की ही एक साजिश का हिस्सा है, जिसे ऋचा ने बखूबी पूरा किया। कोकिला अपने बेटे की शादी वृंदावन की एक मीरा नाम की लड़की से करती जरूर है, लेकिन उसके निर्मल मन और कान्हा जी की भक्ति पर जब सवाल उठाती है तो क्या मीरा खुद को सही साबित कर पाती है या फिर अपनी सास की बनाई गई साजिशों में फंस कर रह जाती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे मीरा अपनी सास के बनाए जाल का सामना करती है। कोकिला अपने बेटे की शादी वृंदावन की एक मीरा नाम की लड़की से करती है, जो कि स्वाभाविक सी बात है, कान्हा जी की भक्त तो जरूर होगी। ऐसे में मीरा कान्हा जी की भक्त है, तो शादी के बाद जब मीरा अपनी ससुराल आती है तो वह सुबह शाम हर वक्त राधे राधे का जाप करती। सुबह उठकर मीरा खाना बनाने से पहले कान्हा जी की पूजा करना नहीं भूलती
और शाम के समय दिया बाती के समय भी कान्हा जी को भोग जरूर लगाया करती। एक रोज सुबह के समय मीरा अपनी सास को प्रसाद देते हुए कहती है, माँ जी राधे राधे, ये लो कान्हा जी का प्रसाद। बहू तो इतनी सुबह उठकर पूजा पाठ में लग जाती है क्या? तू अपने घर भी सुबह सुबह उठकर पूजा किया करती थी। माँ जी, मुझ में वृंदावन के होने का असर आपको दिख ही रहा होगा। मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुबह उठकर कान्हा जी को याद ना करता हो, और वृंदावन के लोग कान्हा जी को भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है? ये तो तू ठीक कह रही है बहू, वृंदावन और कान्हा जी को याद ना किया जाए, बात में दम तो है। समय के साथ मीरा की शादी को करीब 1 महीना बीत जाता है और इन दिनों में कोकिला जान चुकी थी कि मीरा अपने कान्हा जी को जितना मानती है। एक रोज कोकिला के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और वो कोकिला की बहू को देखकर कहती है, और बहू बता क्या हालचाल है, सब खैरियत तो है ना? राधे राधे आंटी जी, सब ठीक है। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? लगता है वृंदावन का असर है तेरे अंदर, क्योंकि जब भी मैं तुझसे मिलती हूँ तो तू राधे राधे करना बिल्कुल नहीं भूलती। अब वृंदावन की है तो इस पर कान्हा जी का असर तो होना ही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना कोकिला, तेरी बहू कान्हा जी की भक्त है, हर वक्त घर का माहौल शांत बना रहेगा। कुछ देर में विमला वहाँ से चली जाती है। विमला की जाने के बाद कोकिला के मन में आता है, मेरी बहू बेटे की शादी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसका शांत व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या वो सच में ऐसी है? आज मैं उसे कुछ सुनाऊंगी जरूर, फिर देखती हूँ कि ये कान्हा जी की भक्त क्या बोलती है। इसी सोच के साथ कोकिला किचन में जाती है और किसी भी बहाने से अपनी बहू मीरा को आवाज लगाकर कहती है, बहू आज किचन में इतने सारे बर्तन तूने धोए क्यों नहीं है? तुझसे कोई काम टाइम पर नहीं होता क्या? माँ जी, वो अभी के बर्तन हैं, मैं धो देती हूँ, आप गुस्सा ना हो। मुझे आगे से कोई बहाना नहीं सुनना है, मुझे घर बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। कोई भी आएगा तो कहेगा कि कोकिला की बहू कोई काम ही नहीं करती, और मैं कुछ सुनना नहीं चाहती किसी से भी। माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आपको कोई भी सुनाने या सुनने का मौका नहीं दूंगी। ये मेरा घर है और यहाँ परिंदे भी पर मेरे कहे बिना नहीं मारते, तो ध्यान रख, आगे से कोई भी काम करना हो तो ध्यान से हो जाना चाहिए और टाइम पर भी। मीरा के बर्तन धोकर अपने कमरे में जाने के बाद कोकिला मन में सोचती है, मैंने अपनी बहू को इतना कुछ बोला, लेकिन मेरी बहू ने एक आवाज तक नहीं निकाली। आखिर ऐसा क्यों है? कहीं ये कान्हा जी की भक्ति और शांत होने का दिखावा तो नहीं कर रही, या ये सब सच है? ऐसा मैं 2-4 दिन और करूंगी, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी बहू कितनी शांत स्वभाव की है और कान्हा जी की भक्त सच में है या फिर ये इसका दिखावा है। अगले दिन ही कोकिला सुबह सुबह अपनी बहू मीरा को पूजा के बाद कहती है, आज घर का काम 9 बजे ही हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी माँ जी, जैसा आप कहें, मैं समय पर काम कर लूंगी। लेकिन कोई आने वाला है क्या? माँ ने तुमसे जितना कहा है ना उतना किया करो, ज्यादा सवाल करना भी सही नहीं है, समझी तुम? मीरा को सिर्फ कोकिला ही नहीं बल्कि गोपाल भी बात पर डांट दिया करता था, लेकिन मीरा किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती और इसी बात का पता लगाने के लिए तो कोकिला उसे परेशान भी करती। कोकिला का मानना था कि मीरा जो भी कर रही है वो सब ढोंग है, लेकिन सच्चाई तो सामने आने पर ही पता लगती कि क्या सच है और क्या झूठ। मीरा सारा काम करने के बाद नहाने जाती है, तभी कोकिला मीरा को आवाज लगाकर कहती है, बहू आज तूने छत पर झाड़ू क्यों नहीं लगाई? जितना तू अपने कान्हा जी का ध्यान रखती है उतना इस घर का भी ध्यान रख लिया कर, तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा। माँ जी, मैं अभी नहा कर आई हूँ कान्हा जी को भोग लगाकर, बस छत पर झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद कुछ खा लूंगी। जाकर जल्दी छत साफ कर दे। विमला की बहू को देखती हूँ पूरा दिन काम में लगी रहती है, लेकिन एक तू है कि काम करके बस पूरा दिन कमरे में ही पड़ी मिलती है। माँ जी, आप बैठकर हॉल में टीवी देखें, तब तक मैं सारा काम कर देती हूँ। मीरा के इतना बोलते ही कोकिला फिर से सोच में पड़ जाती है। मैंने कल से लेकर आज तक इसे इतना कुछ कहा, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत बैठी हुई है। मुझे तो लगता है सच में कान्हा जी की भक्ति में लीन रहने वाली मेरी शांत स्वभाव की बहू है। मैंने ही इसे गलत समझ लिया। अब अगले दिन मीरा जैसे ही छत पर कपड़े डालने जाती है, वैसे ही विमला की बहू सीमा मीरा से कहती है, और मीरा, बहुत दिनों बाद देखा है तुझे, आजकल कहाँ रहती हो और इस समय तो कपड़े डालने आई है? थोड़े से कपड़े थे, आज काम में लेट हो गया है।
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी सास तुझसे कुछ ज्यादा ही काम करवाती है। ऐसा मेरी सासू माँ भी कहती है कि मीरा की सास उससे बहुत ज्यादा काम करवाती है और मीरा करती भी है। ऐसा क्यों मीरा? घर का काम मिल बांट कर तो करना ही चाहिए ना। कुछ काम माँ जी कर देती हैं, कुछ काम मैं कर देती हूँ, तो भला इसमें बुराई ही क्या है। लेकिन तेरी सास तो है ही खड़ूस, तुझसे इतना काम करवाती है और तुझे सुनाती भी है। तू कुछ बोल ही दिया कर और हर वक्त हाँ जी मत किया कर। मीरा, मैं भी तो अपनी सास से काम करवाती हूँ ना। नहीं, मेरी माँ जी अच्छी हैं, वो मेरे भले के लिए ही मुझे बोलती हैं। अगर उन्होंने मुझे सुना ही दिया तो क्या हुआ, मेरी माँ भी तो मुझे मेरी गलती करने पर डांट दिया करती थी। तुझसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। लगी रह तू अपनी माँ जी के काम में हाँ जी करते हुए। सीमा की बातें कोकिला सुन रही थी और कोकिला ये सुनकर अपने मन में सोचती है, विमला की बहू तो विमला की तरह ही चुगलखोर निकली। मेरी बहू को भी भड़का रही थी, लेकिन मेरी बहू ने भी अच्छा जवाब दिया। सच में ये दिल की बहुत साफ है, लेकिन इस विमला की बहू को तो मैं देख लूंगी। आने दे कल विमला को, बताती हूँ मैं। अब जैसे ही मीरा कपड़े डालकर नीचे आती है, कोकिला अपनी बहू से कहती है, मीरा बहू, वाकई सच में तू दिल की बहुत साफ है। मुझे एक पल को लगा कि तू कान्हा कान्हा करती है, लेकिन तेरे मन में खोट है, या फिर तू ये सब ढोंग कर रही है। लेकिन ये तो सच्चाई है, पर तेरे अंदर इतना धैर्य क्यों है? कान्हा जी कहते हैं कि समय बहुत बलवान है और सबका समय आता है, इसलिए कई चीजें हमें समय पर छोड़ देनी चाहिए और कई जगह मौन रहना भी जरूरी होता है। हे प्रभु, आपने मेरे लाल गोपाल को मीरा जैसी बहू दी है। मैं तो इसे पाकर धन्य हो गई। वाकई इसके अंदर जो शांत मन है वो मैं कहीं भी ढूंढती तो शायद नहीं मिलता। वाकई मेरी बहू लाखों में एक है। माँ जी, अब तो आपको ऐसा नहीं लगता ना कि मैं जो करती हूँ वो ढोंग है? क्योंकि जब आपके मन में भगवान बस जाए तो आपका मन भी पवित्र हो जाता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरे मन के हर कण कण में कान्हा जी का वास है। राधे राधे बहू, सच में हर कण में मन में कान्हा जी का ही वास होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात और जाननी है कि तुझे विमला की बहू सीमा भड़का रही थी तो उस समय तूने उसे कुछ क्यों नहीं बोला? लेकिन माँ जी, मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ चीजें हमें समय पर भी छोड़ देनी चाहिए और समय सबका आता है। इस तरह से कोकिला अपनी वृंदावन से लाई बहू पर जो ढोंगी होने का आरोप लगा रही थी, वो कोकिला खुद से साबित भी करती है कि उसकी बहू वाकई शांत स्वभाव की और निर्मल मन की है। क्योंकि मीरा के मन में तो कान्हा जी बसते हैं और वाकई मीरा भी किसी भी गलत बात का उल्टा जवाब नहीं देती थी, जो शांत मन के साथ कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और अपने काम से काम तक का ही मतलब रखा करती थी और बाकी समय वो कान्हा जी को समर्पित कर दिया करती थी। सुनंदा एक गरीब विधवा औरत थी जिसने अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे नमन और बेटी निधि को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। वो खुद भूखी रहती, लेकिन अपनी बेटी और बेटे का पेट भरती। वो एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करके अपना घर चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नमन और निधि सुनंदा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, मुझे 1000 रुपए चाहिए। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। आप ना जल्दी से दे दो ताकि ना मैं जल्दी से निकल जाऊँ। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ, इसको तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमने के अलावा कोई काम नहीं आता है। मैं पार्लर जा रही हूँ, आप मुझे 2000 रुपए दे दो, देर हो रही है। अच्छा निधि की बच्ची, यहाँ पहले मैं आया था और मैंने पहले पैसे मांगे थे, तो पहले हक मेरा बनता है। तू चुपचाप से यहाँ से चली जा। ज्यादा मत बन। अगर मैं सुंदर नहीं दिखी तो मेरी शादी नहीं होगी, इसीलिए मेरा पार्लर जाना जरूरी है। तू अपने दोस्तों के साथ बाद में घूमने जा सकता है, समझा तू? सुनंदा अपने बेटे बेटी को आपस में बहस करता हुआ देखकर अपने माथे पर हाथ रख लेती है और एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, बस बस मेरे बच्चों, तुम समझने की कोशिश करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम दोनों को ही पैसे दे पाऊं। जो पैसे रखे हैं उससे घर की बिजली का, पानी का बिल भरना है। सुनंदा ये बोलकर अपने काम पर निकल जाती है। जिसके कुछ देर बाद नमन चुपके से सुनंदा के कमरे में जाकर उसके पर्स से 1000 रुपए निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। और निधि भी चुपके से जाकर 2 की जगह 3000 रुपए निकाल कर कहती है, माँ भी ना इस पर्स में 3000 पड़े हैं, मुझे दे नहीं सकती क्या? कोई बात नहीं, मैं ही अब पूरे 3000 रुपए ले जाती हूँ।
निधि ये बोलकर पर्स से 3,000 रुपए लेकर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन सुनंदा बिजली पानी का पैसा भरने के लिए पर्स खोलती है तो वो खाली था और ये देखकर वो अपनी बेटी और बेटे को अपने पास बुलाती है और कहती है, निधि, नमन, सच सच बताओ, तुम दोनों ने मेरे पर्स से पैसे लिए हैं क्या? मेरे पर्स में 4,000 रुपए थे, अब नहीं है। मैंने निकाले तब तो 3 थे, फिर माँ 4 क्यों बोल रही है? लगता है माँ झूठ बोल रही है या भाई ने पैसे निकाल लिए हैं। मैंने तो बस 1,000 रुपए लिए थे, बाकी कहाँ गए? जिसके बाद निधि और नमन अपनी चोरी से बचते हुए कहते हैं, माँ आप तो रहने ही दीजिए, आप खुद ही पैसों को इधर उधर रख के भूल जाती हो, फिर हमारे आगे चिल्लाती हो। हाँ हाँ भैया सही कह रहे हैं, माँ को तो आदत हो गई है चिल्लाने की। चलो हम यहाँ से चलते हैं। निधि और नमन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सुनंदा अपने बच्चों की हरकतों को समझ जाती है कि चोरी उसी के बच्चों ने की है और वो रोते हुए कहती है, आखिर क्या परवरिश में कमी थी मेरी, जो मेरे बच्चे चोरी भी करने लगे, मुझे झूठा बताकर सुनाने भी लगे। हे भगवान, आखिर किस जन्म की सजा दे रहा है तो मुझे। सुनंदा ये बोलती है और अब बिजली पानी के पैसों के लिए अपने फैक्ट्री में ओवर टाइम करने लगती है। वो पैदल फैक्ट्री जाती ताकि कुछ पैसे बचा सके और इस तरह वो बिजली पानी का बिल भी भर देती। दिन बीतते हैं और एक दिन निधि शराब के नशे में चूर घर आती है, वो भी नमन के साथ। दोनों सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर सुनंदा कहती है, निधि, ये सब क्या है? मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं क्या? अरे माँ, जब देखो आप हाई वॉल्यूम में शुरू हो जाती हो। काश आपका कोई म्यूट बटन होता। सर दर्द करके रख दिया आपने तो। हाँ भैया, ये ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की खुशी देख ही नहीं सकती, बल्कि अपने बच्चों की खुशी से चिढ़ती है ये। हाँ, पीकर आए हम दोनों तो क्या हो गया? अब क्या खाना पीना भी छोड़ दे? एक तो वैसे भी पापा हमारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए, अब जितना है उतने में हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो आपको उससे भी परेशानी है? क्या भैया, आप भी यहाँ खड़े होकर किनके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलिए अंदर चलते हैं। निधि और नमन अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद सुनंदा फिर एक बार अपने भाग्य को कोसने लगती है। ऐसे ही एक गरीब माँ की बिगड़ी औलाद उसे परेशान किया करती और नीचा दिखाया करती। एक दिन एक कर्जदार उनके घर के दरवाजे पर आकर कहता है, अरे बहन जी, तुम्हारे बीमार पति ने मरने से पहले मुझसे 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जो अब 2 लाख हो गया है। मुझे मेरा सब पैसा वापस करो, और वो भी आज के आज ही और अभी के अभी। भाई साहब, मैं इतने पैसे कैसे वापस कर पाऊंगी? आप तो सब जानते हैं ना, मैं सिलाई कढ़ाई करके अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। सब जानता हूँ, तभी यहाँ पैसे मांगने आया हूँ। तुम्हारे बच्चों को शराब पीने की आदत है और उसके लिए तुम्हारे पास पैसे है, और मेरा कर्ज वापस करने के लिए नहीं। राम राम राम, कैसा जमाना आ गया है। भाई साहब, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो निकल जाना यहाँ से, तुम्हारे घर पर मैं कब्जा कर लूंगा। सुनंदा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसे अपनी बेटी बेटे से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर मरने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसका बेटा नमन और निधि आ जाते हैं और नमन अपनी माँ को रोककर उसके गले से रस्सी निकालकर कहता है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई? ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई जो आपको इतना बड़ा कदम उठाने का सोचना पड़ा? हाँ माँ, आपने एक भी बार अपने बच्चों का नहीं सोचा कि वो आपके बिना कैसे रहेंगे? आप हमको छोड़कर जाने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? मैं क्या करती मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी मजबूरी को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। कल को कर्जदार आकर हम लोगों को हमारे घर से निकाल देता तो मैं ये नहीं देख पाती। माँ आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई आपको हमारे घर से नहीं निकालेगा, आप परेशान मत हो। हाँ माँ, मेरे रहते मेरी माँ की आंखों में आंसू आए, ये नहीं देख सकती मैं। आप फिक्र ना करें, आपके दोनों बच्चे सब संभाल लेंगे। निधि और नमन ये कहकर अपने सभी बिगड़े दोस्तों से आर्थिक मदद मांगते हैं। निधि और नमन को सच्चे और असली दोस्तों की पहचान ये बुरा वक्त करवा देता है। जिसके बाद उनका एक स्कूल का दोस्त उन्हें 2 लाख रुपए उधार देता है। देखो, मैं तुमको ये उधार दे तो रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा समय पे वापस कर देना। तू चिंता मत कर भाई, मैं और निधि ना खूब मेहनत करेंगे और तेरे सारे पैसे तुझे वापस कर देंगे। रोहन, तुमने हम दोनों की मदद करके ये साबित कर दिया
कि तुम हम दोनों के सच्चे दोस्त हो। जिसके बाद वो उन पैसों को कर्जदारों को देकर अपना कर्जा चुका देते हैं। और उसके अगले दिन नमन और निधि सुबह जल्दी उठकर सुनंदा से कहते हैं, माँ मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। तुझे क्यों? माँ पहले मुझे आशीर्वाद देगी, उनका बड़ा बेटा हूँ मैं। अरे तुम दोनों और नौकरी, ये सूरज कहाँ से निकला है? आज ये क्या हो रहा है मेरे घर में? माँ भैया ने किसी दोस्त की कंपनी में अप्लाई किया था तो मैंने भी कर दिया और हम दोनों का सिलेक्शन हो गया है। मेरे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों को अपनी असली जिम्मेदारी का एहसास हो गया। भगवान हमेशा तुम्हारा साथ दे और हर बुराई से तुम्हारी रक्षा करे। आप चलो निधि मैडम, देरी हो रही है। अब क्या पहले ही दिन काम पे लेट पहुँचना है? नमन और निधि ये कहकर काम पर निकल जाते हैं। जिसके बाद सुनंदा ये देखकर बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसके बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझ आ गई है और गरीब माँ की बिगड़ी संतान अब सुधर चुकी है। और ये देखकर सुनंदा बहुत खुश थी और खुशी से उसकी आंखें भर आती है। जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहा करती और अब उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। राधा की अपनी बहू को लेकर बहुत सपने थे। उसने सोचा था वो अपनी बहू के साथ अलग अलग जगह घूमने जाएगी, उसके साथ शॉपिंग करेगी, रात को खाने के बाद टहला करेगी। लेकिन उसके सपनों पर पानी तब फिर जाता है जब एक सुबह उसका बेटा पंकज, एक पैर वाली लड़की जिसने खड़े होने के लिए बैसाखी का सहारा लिया हुआ था, उसके साथ अपने घर आया और आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे पता है आपको ये जानकर हैरानी होगी और शायद आप मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने शादी कर ली है, वो भी इससे। ये रिया है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बिना बताए इससे शादी कर ली। क्या शादी कर ली? वो भी एक पैर वाली लड़की से? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? मेरी बहू को लेकर मैंने हजारों सपने सजाए थे जिसको तूने पल भर में तोड़ दिया। कैसा बेटा है तू? 4 दिन के प्यार के चलते अपनी माँ के सपनों को चकनाचूर करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? माँ मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं क्या करता, सिचुएशन ऐसी हो गई। वो मेरी पंकज जी मैं बात करती हूँ। माँ जी मानती हूँ मेरी इस हालत को देखकर आपको लग रहा हो कि आपके बेटे ने किससे शादी कर ली, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी इस कमी को कभी भी अपनी जिम्मेदारियों के बीच नहीं आने दूंगी। चुप, एकदम चुप। जो खुद की जिम्मेदारी अपने 2 पैरों पर नहीं उठा सकती, वो मेरे घर की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही है। और पंकज तू आखिर क्या सोचकर तूने इस एक पैर वाली लड़की को मेरे घर की बहू बनाया? माँ अभी आप गुस्सा हैं, इसीलिए रिया की कमी के आगे आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिया से बेहतर कोई और लड़की इस घर के लिए हो ही नहीं सकती। अरे इस एक पैर के सहारे जो खुद के लिए कुछ करने में असमर्थ है, वो मेरे लिए क्या करेगी? तू मेरा बेटा है, इसलिए तुझे घर से तो नहीं निकाल सकती, लेकिन इस लड़की को मैं अपनी बहू भी नहीं मान सकती। राधा इतना बोलकर चली जाती है तो वहीं ये सब सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस पर पंकज उससे कहता है, तुम रो मत रिया, देखना माँ को जब सच्चाई पता चलेगी तो वो तुमको जरूर अपनाएंगी। नहीं पंकज जी, माँ जी को कभी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। मैं खुद से माँ जी को मनाने की कोशिश करूँगी। रिया अपाहिज थी, उसका एक पैर नहीं था, बावजूद इसके पंकज ने उससे शादी की और उसे अपने घर लाया। लेकिन उसकी सास के ना स्वीकारने के कारण रिया का दिल दुखता है। अगले दिन सुबह के समय रिया बैसाखी के सहारे रसोई में जाती है और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। इतने में हॉल में बैठी राधा के पास उसकी पड़ोसन माया आती है, जो उससे कहती है, क्या बात है राधा बहन, घर में छुपी बैठी हो, पार्टी वार्टी देने से बचना चाहती हो क्या? किस बात की पार्टी माया बहन? अरे बहू लाई है घर में और बोलती है किस बात की पार्टी? अरे पूरा मोहल्ला जानता है और पूरे मोहल्ले ने देखा है कि कल तेरा बेटा एक लड़की के साथ आया था, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि तेरा बेटा ऐसे छुपकर शादी करके क्यों आया? लड़की को भगा कर लाया है क्या? भगा कर? अरे वो भागने लायक ही कहाँ है। मेरे बेटे ने मेरे सपनों को चकनाचूर करके जिस लड़की से शादी की है वो एक पैर वाली है, दूसरा पैर है ही नहीं उसका, तो कहाँ से भागेगी? बैसाखी के सहारे तो खुद चलने वाली भाग सकती है क्या? क्या एक पैर वाली बहू? माया के इतना बोलते ही रिया वहाँ बैसाखी के सहारे उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। रिया की आंखों में अपनी सास की बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं और वो भारी मन से माया से कहती है, नमस्ते आंटी जी, लीजिए चाय पीजिए। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी,
तू आराम करती, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तू इतनी मुश्किल से चाय लेकर आई है। क्यों माया, दया आ रही है इस पर? अरे शायद मेरे बेटे ने भी दया करके ही इससे शादी करी, वरना उसकी मति नहीं मारी थी जो एक पैर वाली लड़की को अपनी पत्नी और मेरी बहू बनाता। अरे राधा बहन, कोई बात नहीं, बहू तो बहू है, और वो अपनी कमी को भुलाते हुए भी देखो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई है। अब स्वीकार भी कर लो उसे। कभी नहीं। राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया भी रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरकर चली जाती है। अपनी सास के गुस्से के चलते रिया मन ही मन सोचती है कि वो आखिर अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए क्या करे। इसलिए वो पूरे घर की साफ सफाई और काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर की साफ सफाई करके वो कपड़े धोकर छत पर डालने जाती है, लेकिन वो आधी सीढ़ियाँ चढ़ती है कि बैसाखी के फिसलने के कारण रिया भी उसी के साथ नीचे आ गिरती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर राधा और पंकज बाहर आते हैं और रिया को गिरा हुआ देखकर पंकज जल्दी से उसके पास जाकर कहता है, रिया, ये क्या हुआ? तुम गिरी कैसे? माँ, मेरी मदद करो, रिया को उठाओ। कुछ नहीं हुआ पंकज जी, मैं ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं हो तुम। माँ, मेरी मदद करो ना। देखो ना, रिया के सर से खून निकल रहा है। हमें इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। मेरी मर्जी पूछकर तूने इस एक पैर वाली अपाहिज से शादी की थी, नहीं ना? तो अब मेरी मदद क्यों चाहिए तुझे? अरे अगर आज इसके दोनों पैर ठीक होते तो क्या गिरती है? माँ! पंकज जी, माँ को कुछ मत बोलिए, मैं ठीक हूँ, बस सर में छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पंकज खुद ही किसी तरह रिया को अपनी गोद में उठाता है और कमरे में लेकर जाता है, जहाँ कुछ देर में डॉक्टर आकर रिया की मरहम पट्टी करते हैं और उनके जाने के बाद पंकज रिया का हाथ पकड़ के उसके साथ बैठा होता है और कहता है, रिया, आज तो माँ ने हद कर दी। इतनी भी क्या नफरत कि अपनी बहू को दर्द में देखकर भी वो मदद ना करे। हद है। कोई नहीं पंकज जी, वो माँ है, उनको अपने बेटे की बिना बताई शादी करने का दुख है, ऊपर से ऐसी लड़की से शादी जिसका एक पैर ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे का कारण तो वही है ना। मुझे याद है 2 महीने पहले पंकज अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ कार ड्राइव करके किसी काम से जा रहा था। तभी उसकी माँ का फोन आता है, जिस पर पंकज जल्दी से फोन उठाकर कान पर लगाते हुए कहता है, माँ, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, आपको 1 घंटे में फोन करता हूँ। पंकज इतना बोलकर फोन काट देता है, लेकिन राधा ऐसे पंकज के फोन काटने पर कहती है, कैसा बेटा है, माँ की बात सुने बिना ही उसका फोन काट दिया। कोई नहीं, मैं भी उसकी माँ हूँ, तब तक फोन करती रहूंगी जब तक उठा नहीं लेता। इतना बोलकर राधा बार बार पंकज को फोन मिलाने लगती है। ये देखकर उसके साइड में बैठी रिया कहती है, माँ को कोई जरूरी काम होगा, उठा लो फोन, क्या मैं उठाऊं? नहीं, माँ को मैंने भी बताया नहीं है हमारे बारे में। तुम्हारी आवाज सुनकर भड़क जाएंगी, लेकिन पता नहीं इनसे वेट क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ साइड में गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं है। पंकज इतना बोलकर ड्राइव करते हुए ही फोन उठाने लगता है, लेकिन फोन उठाते हुए उसका ध्यान सामने से हट जाता है और अचानक ही एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। इस एक्सीडेंट में पंकज और रिया की जान तो नहीं जाती, लेकिन रिया को अपने एक पैर से हाथ धोना पड़ता है। अगर उस दिन माँ बार बार फोन नहीं करती तो फोन उठाने के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। माँ को तो ये तक नहीं पता कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। 1 हफ्ते तक मेरा फोन बंद था, और जब ऑन हुआ तो माँ ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, बस ये पूछा फोन क्यों नहीं किया। कोई नहीं पंकज जी, उस एक्सीडेंट में हम बच गए, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली। मैंने फोन ना उठाना चाहा होता तो तुम्हारे दोनों पैर ठीक होते, माँ भी तुमको अपना लेती। लेकिन अब ना वो तुमको अपना रही हैं, ऊपर से दूसरों के आगे भी जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। रिया का एक पैर पंकज की लापरवाही से गया। ये बात उसके कमरे के बाहर खड़ी राधा ने सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको अपने किए पर पछतावा तो हुआ ही, साथ ही वो एक माँ होने के फर्ज को भी अच्छे से नहीं निभा पाई। उसे इसका दुख भी हुआ। ये सुनकर वो अपने कमरे में जाती है और खुद को बंद करते हुए कहती है, कैसी माँ हूँ मैं, अपने बेटे के इतने दिन गायब होने पर ये तक नहीं पूछा कि वो कैसा है। अगर उस एक्सीडेंट में उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। और बहू, उसको मैंने कितना सुनाया, उसके खुद के पैरों पर ना खड़े होने का कितना मजाक बनाया, जबकि उसके पैर तो मेरे ही कारण गए। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, बिना ये बताए कि मुझे ये सच्चाई पता है, वरना मेरे बच्चे मेरे बदले हुए स्वभाव को मेरी दया समझेंगे। राधा बिना ये जताए कि उसे अब सच्चाई पता है, धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव दिखाती है। रिया की सीढ़ियों से गिरने के बाद से वो उसके लिए खाना और पानी सब कमरे में ही लाने लगी थी।
उसके ठीक होने के बाद उसके कामों में उसकी मदद करने लगती, जिसके कारण रिया को भी खुशी हुई कि धीरे धीरे ही सही उसकी सास ने उसे अपना तो लिया। जिसके बाद राधा अपनी एक पैर वाली बहू के साथ ही अपने इधर उधर घूमने वाले सपने को पूरा करती है।